हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी 6वीं कक्षा है और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा संबंधित विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में। दोस्तों, आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, आप बच्चे को सजा देंगे। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे। तीसरा है दोस्तों, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा परामर्श देंगे। और चौथा है दोस्तों, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है, हम कारण लगाने का प्रयास करेंगे, कारण पता करने का प्रयास करेंगे तथा परामर्श देंगे। हमारा ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है तो हम क्या करेंगे, हम उसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वह उसे किस कारण वह अपने सहपाठियों से झगड़ रहा है और उसे हम परामर्श देंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा उपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है। हमें इस प्रश्न में दिए हुए हैं एक ऐसा ऑप्शन जो क्या है, लक्षण नहीं है, बाकी इसके लक्षण है किसके, उपसमायोजित बच्चे के। पहला है साथियों से झगड़ा करना। दूसरा ऑप्शन दोस्तों नाखून काटना। तीसरा है भावनात्मक रूप से परिपक्व। और चौथा है दोस्तों तुतलाना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा भावनात्मक रूप से परिपक्व। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, सी है, वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्यों दोस्तों, यदि बच्चा भावनात्मक रूप से परिपक्व होगा तो वह उपसमायोजित नहीं होगा, वो कैसा बच्चा हो जाएगा, फिर समायोजित बच्चा हो जाएगा। और साथियों से झगड़ा करना, नाखून काटना, तुतलाना, ये सभी किसके लक्षण है, उपसमायोजित बालक के लक्षण हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हस्तशिल्प शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बच्चे को। दूसरा ऑप्शन है सृजनशील बच्चे को। तीसरा है दोस्तों पिछड़े हुए बच्चों को। और चौथा ऑप्शन है अपराधी बच्चों को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पिछड़े हुए बच्चों को हस्तशिल्पी शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों पिछड़ा हुआ जो बच्चा है वह कैसा बच्चा होता है, ऐसे बालक जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालक अपनी कक्षा मतलब जो कक्षा के छात्र हैं उनके अधिगम एवं अध्ययन में पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या होती है, इनका जो IQ लेवल होता है वह 80 से 85 के बीच में होता है और इनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है और ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुसामाजिक व्यवहार प्रकट करते हैं। और इनमें जो तार्किक चिंतन होता है वह कैसा होता है, निम्न स्तरीय होता है। दोस्तों, इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा, सामूहिक परीक्षण के द्वारा और उपलब्धि परीक्षण के द्वारा इनकी पहचान करनी चाहिए और उनको दैनिक जीवन से जोड़कर रखना चाहिए और उन्हें हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा करने पे क्या होगा दोस्तों, पिछड़े बालक की जो विद्यार्थी हस्त कौशल शिक्षा प्रदान करेंगे तो वह अपने पिछड़ेपन को दूर कर पाएंगे और किसी एक चीज़ में वह आगे निकल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विशेष जरूरतें वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है, मतलब जो विशेष जरूरतों की शिक्षा होती है वह शिक्षा कौन सी होती है, किसको दी जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा अक्षम व्यक्ति को दी जाती है। दूसरा ऑप्शन है हमारा दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को दी जाती है। तीसरा है दोस्तों बुद्धिमान लोगों को दी जाती है। और चौथा ऑप्शन है हमारा औपनिवेशिक मुखियाओं द्वारा स्थापित की गई है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा अक्षम व्यक्ति को दी जाती है। विशेष जरूरत वाली जो शिक्षा होती है वह असक्षम व्यक्ति को दी जाती है, आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, अब जब ऐसा माना जाता है कि वंचित समूहों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए तो इसका निम्न अर्थ होता है। दोस्तों, जब बच्चे वंचित समूहों को सामान्य विद्यार्थियों से पढ़ाएंगे तो वह कौन सी शिक्षा होगी, वह हमारी होगी समावेशी शिक्षा। कौन सी दोस्तों, समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी बच्चों को जो पिछड़े हैं मतलब हमारे अलग अलग वर्ग के आते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, ऐसे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। इनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किस संबंध दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा व्यवहारिक विकास से। दूसरा ऑप्शन है हमारा मानसिक विकार से।
तीसरा है दोस्तों पठन विकार से, और चौथा है हमारा गणितीय विकास से। तो दोस्तों डिसलेक्सिया किस संबंधित है, तो यह हमारे पठन संबंधी विकार से संबंधित है, अर्थात यह जो अक्षमता है वह किससे है, अपठन बालक से संबंधित है। इसमें दोस्तों बच्चे को पढ़ने में काफ़ी धीमी गति होती है, यह पढ़ने के बाद भी उसके अर्थ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं, और देखने सुनने व समझने में जब प्रभावहीन अंजन प्राप्त होता है तो यह बालक में विकृति दिखाई देती है। दोस्तों ऐसे बालकों को हमेशा छोटे छोटे पदों में विभक्त करके, मतलब जो वाक्य हैं उनको छोटे रूप में बताना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी के पाठ के प्रति अभिप्रेरणा उत्पन्न करना चाहिए। कविता, कहानी, लेखन, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को शब्दों की पहचान करानी चाहिए, और उनमें गुण, जैसे गुण होता है, गुण हम कैसे लिख पाएंगे, गुण हमारा कैसा बनेगा ऐसे, तो उसको हम और ये वाले गुण में अंतर भी बताना चाहिए। दोस्तों हम इसमें बता दें आप कि सबसे पहले डिसलेक्सिया की पहचान किसने की थी, ओसवाल्ड बरखान ने, और डिसलेक्सिया नाम किसने दिया था, रुडोल्फ बर्लिन ने, आप ये याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। पहला ऑप्शन है हमारा, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारा, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। तीसरा है दोस्तों, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। और चौथा है दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न में हमें सही मतलब सकारात्मक ऑप्शन देखना है, लेकिन किंतु इसमें जब अति सक्रिय बालक होगा उसे सही दिशा में लाने के लिए कोई भी पॉजिटिव ऑप्शन नहीं है। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, एक शिक्षक को उसे कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, यह पूरी तरह कैसा होगा, बालक पे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, डरा कर रखेंगे, यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों, उसे श्यामपट्ट आदि को साफ करने बोलेंगे, तो ऐसा काम उस बच्चे से नहीं कराएंगे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। पहला ऑप्शन हमारा, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन। दूसरा ऑप्शन है हमारा, कठोर परिश्रम का सुझाव। तीसरा है दोस्तों, निजी शिक्षक का सुझाव, और चौथा है निदानात्मक परीक्षाएं। तो दोस्तों किसी भी बच्चे की समस्याओं को हल करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा निदानात्मक शिक्षण। किसी भी जो भी परेशानी हो उसका निदान करना अति आवश्यक होता है। बच्चों की समस्याओं को सुनना, उसके उपचार में उसकी सहायता करना, यह निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सबसे अच्छा उपचार जो होगा वह होगा निदानात्मक शिक्षण। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है, किसकी होती है दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारा, अतिरिक्त सहायता की। क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा अतिरिक्त सहायता की। दूसरा ऑप्शन है हमारा विशेष सहायता की। तीसरा है दोस्तों कुछ सहायता की, और चौथा है किसी सहायता की नहीं। तो दोस्तों यदि कोई बच्चा मंद गति से सीखता है तो उसे बालक को किसकी आवश्यकता होगी, उसे होगी विशेष आवश्यकता की। किसकी दोस्तों, विशेष सहायता की आवश्यकता होगी, जिससे मंद गति सीखने वाला बालक धीरे धीरे सामान्य बच्चों की तुलना में एक सामान्य गति से सीखने में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत किसकी होगी, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो यह क्या है। पहला ऑप्शन है मानसिक दोष। दूसरा है दोस्तों सीखने में असक्षम। तीसरा है दोस्तों दृष्टि दोष, और चौथा है मानसिक क्षय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सीखने में वह बच्चा कैसा है, असक्षम। कैसा है दोस्तों, असक्षम। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और बी को डी के मध्य में अंतर नहीं कर पाता है तो यह क्या है, सीखने में अक्षमता है। तो कौन सी अक्षमता है दोस्तों, तो यह है हमारे डिस्ग्राफिया की, जिसमें लिखने संबंधी समस्याएं बालक को होती हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं। पहला है पिछड़े, दूसरा है विशेष, तीसरा है मानसिक रूप से कमजोर, और चौथा है बाल अपराधी। तो दोस्तों ऐसे बालक को हम क्या बोलेंगे, जिसकी शैक्षिक उपलब्धि है सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, तो वह बालक हमारा पिछड़ा बालक कहलाएगा। क्या दोस्तों, पिछड़ा बालक कहलाएगा। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है उसे हम पिछड़े बालक की श्रेणी में लाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है परिवार का वातावरण, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आर्थिक अभाव, तीसरा है दोस्तों दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और चौथा है अनुशासनहीनता। तो दोस्तों बालक में अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। क्या होगा दोस्तों? परिवार का वातावरण जो है एक बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि वह परिवार के आसपास जो लोग हैं व्यक्ति, प्राथमिक हमारा जो प्राथमिक उसमें है प्राथमिक जिसमें परिवार पास आस पड़ोस सभी चीज़ आती हैं। यदि बालक उनसे देखकर नेगेटिव चीज़ सीखेगा तो वह कैसा हो जाएगा? अपराधी बन जाएगा। यदि वह बहुत अच्छा सीखेगा, उसका प्रभाव परिवेश उसके वातावरण पे अच्छा पड़ेगा, उसके परिवार का, तो वह कैसा होगा बच्चा? बहुत अच्छा होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा परिवार का वातावरण, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? पहला है मंदबुद्धि, दूसरा है दोस्तों मूक बधिर, तीसरा है दोस्तों दृष्टि दोष युक्त बच्चे और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यह किस प्रकार के बच्चे होंगे जिन्हें सांकेतिक शिक्षा भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो यह बच्चे होंगे दोस्तों मूक बधिर, जो बोल नहीं पाते। मूक बधिर ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी सांकेतिक भाषा का, वह बच्चे मूक बधिर बच्चे होंगे। यह दोस्तों हमारी आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न था। यदि आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हों, हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही हो, दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।